कमला देवी का एक ही बेटा था जिसकी शादी वो अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन होता कुछ और ही है। बात है सर्दियों के मौसम की, जब कमला का बेटा मेघा नाम की एक लड़की से शादी करके आता है, जिसे देखकर कमला देवी का खून खोल जाता है और वो कहती है, अरे ये सब क्या है रमन, ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मेरी पत्नी मेघा है। क्या कहा पत्नी? ये कब हुआ? और तूने मुझे बिना बताए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मेरे बारे में तूने एक बार भी नहीं सोचा? माँ, ये शादी आपकी मर्जी से आपको बताकर ही करना चाहते थे, लेकिन अचानक मेघा की माँ की तबीयत खराब हो गई और उनका देहांत हो गया और अब ये इस दुनिया में अकेली रह गई। मेरे अलावा अब इसका कोई नहीं है माँ। हे भगवान, तूने इस घर को क्या समझा है? ये कोई धर्मशाला है जो तू किसी भी लावारिस को इस घर में ले आएगा और उसे प्यार से मैं घर में रहने दूंगी? कभी नहीं। माँ, ऐसा मत कहो, मैं मेघा के बिना नहीं रह सकता। अगर ये इस घर में नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। चलो मेघा। नहीं जी, आप ऐसा मत कीजिए। माँ जी को अकेले छोड़कर जाना सही नहीं है। और रही बात घर से जाने की, तो मेरे यहाँ रहने से इस घर की सुख शांति बर्बाद होगी, इसीलिए मेरा जाना ही सही होगा। माँ, अगर मेघा गई तो आप भी मुझे हमेशा के लिए खो दोगी, ध्यान रखना। रमन की बात को सुनकर कमला को अपने बेटे की बात माननी ही पड़ती है और वो मेघा को घर में रहने की इजाजत दे देती है। अगली सुबह रमन को उसके बॉस का कॉल आता है, जिससे बात करते वक्त वो बहुत परेशान होता है। ये देखकर मेघा रमन से कहती है, क्या हुआ जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ मेघा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? बॉस का कॉल आया था, एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अभी मलेशिया के लिए निकलना होगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, ऐसी बात है तो आप जल्दी जाओ। मेघा, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। कहीं मेरे जाने के बाद माँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करे। तुम फिक्र मत करो, मैं माँ जी को संभाल लूंगी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा मेघा। काम ज्यादा जरूरी है, आप जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। मेघा और रमन की बातें कमला दरवाजे पर कान लगाए सुन रही थी और फिर वो खुद से बोलती है, अरे वाह, अब आएगा मजा। एक बार रमन को बाहर जाने दो, फिर बताती हूँ असली सास क्या होती है। अब रमन मेघा से अलविदा लेकर काम के लिए निकल जाता है और उसके जाने के बाद कमला मेघा से कहती है, ए लड़की सुन, तुझे इस घर में रहने की इजाजत दी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगी। जल्दी से काम पर लग जा, घर में सारा काम फैला हुआ है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। ऐसा है तो जल्दी से बाथरूम में रखे कपड़े धो दे। ठीक है माँ जी। मेघा के जाने के बाद कमला घर में आ रहे गर्म पानी की पाइपलाइन को बंद करवा देती है और खुश होकर खुद से कहती है, अब आएगा मजा। इस महारानी को ठंड में ठंडे ठंडे पानी से कपड़े बर्तन सब करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है मुझे मनाना या मेरी बहू बनना। कमला की इन चालाकियों से अनजान मेघा कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाती है, जहां वो गर्म पानी चालू करती है, लेकिन उसमें ठंडा पानी आता है जो एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर मेघा कमला के पास जाती है और कहती है, माँ जी, ना जाने क्यों गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा है, बहुत ठंडा पानी आ रहा है। अच्छा, ऐसा है तो क्या हुआ, आज ठंडे पानी से काम कर ले। लेकिन माँ जी, पानी बहुत ठंडा है। अच्छा, तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे घर में तेरे बाप ने गीजर लगवाया हुआ था। महारानी का ठंडे पानी से काम नहीं होता। अरे मैं भी क्या कह रही हूँ, बाप होता तो करता ना। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठंडे पानी से ही काम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी काम कर, घर में अभी और भी काम पड़ा है। उन जरा से कपड़ों को ही घिसती मत रहना। इतना कहकर अब कमला वहाँ से चली जाती है। मेघा को ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो कपड़े धोकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। तभी कमला की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो कमला के कमरे में जाती है। इतनी देर से कमरे में पड़ी है, पूरा दिन आराम करेगी तो घर का बाकी काम कौन करेगा? लेकिन माँ जी, मैं बस अभी कपड़े धोकर ही कमरे में गई थी, ज्यादा देर नहीं हुई है। अच्छा, अब तो ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोलती हूँ, है ना? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब ये बकवास करना बंद कर और बाजार जाके घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं अपनी गरम जर्सी पहनकर आती हूँ, फिर बाजार चली जाऊंगी। क्या कहा, गरम जैसी? तुझे ही ज्यादा ठंड लगती है, इतनी सर्दी नहीं हो रही है। बाहर तो तू गरम कपड़े पहनकर जाएगी। जल्दी जा बाजार और सब्जी लेकर आ, समझ आया?
मेघा को अपनी सास की वजह से बिना गर्म कपड़ों में ही सर्दी में बाहर जाना पड़ता है। उस दिन कड़ाके की ठंड हो रही थी। लोग दो दो गर्म कपड़े पहनकर घूम रहे थे। वहीं मेघा सिर्फ एक साड़ी में ठंड से कांप रही थी। तभी रास्ते में उसे अपनी एक पुरानी दोस्त मिल जाती है जिसका नाम मोहिनी था। अरे मेघा, तू बड़े दिनों बाद देखा है आज तुझे। हाँ मोहिनी, वो मेरी शादी हो गई है तो घर के कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो दिख ही रहा है, कुछ ज्यादा ही मशरूफ हो गई है तू, तभी शायद ठंड में गर्म कपड़े पहनना ही भूल गई। देख तो, यहाँ हम दो दो कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलते और तू सिंगल साड़ी में घूम रही है। वो मैं भूल गई। अरे ये भी कोई भूलने की चीज है? रुक, ये ले मेरी शॉल, इसे पहन ले, ठंड कम लगेगी और जल्दी से घर चली जा वरना बीमार हो जाएगी। शुक्रिया मोहिनी, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मेघा वहाँ से अपने घर की ओर चल देती है। घर जाकर जब कमला मेघा को गर्म शॉल में देखती है तो कहती है, अरे ये गर्म शॉल कहाँ से उठा कर ले आई? कहीं सब्जी के लिए जो पैसे दिए थे मैंने तुझे, तो उन्हीं से तो ये शॉल नहीं खरीद लेकर आ गई? नहीं माँ जी, ये शॉल तो मुझे मेरी दोस्त मोहिनी ने दी है। वो बाजार में मुझे मिल गई थी। उसने मुझे कांपते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी शॉल मुझे दे दी। अच्छा, तो तूने अब भीख मांगने का भी काम शुरू कर दिया क्या? तुझे हम नहीं देते जो तू दूसरों से मांगती फिर रही है। अगर किसी को बाहर ये बात पता चली कि तुमने शॉल मांग कर पहनी है तो मेरी पूरे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी। इतनी सी बात पर कमला मेघा को दो बातें सुना देती है और मेघा चुपचाप उसकी बातें सुनकर अपनी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब रोज कमला सर्द मौसम में मेघा को ठंडे पानी से सारा काम करने को कहती और उसे पूरा दिन ताने सुनाया करती। हर दिन ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेघा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन उसे सुबह उठने में देरी होती है। तभी कमला आवाज देती हुई उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे मोही, अभी तक सो रही है? तेरे बाप का घर नहीं है जो 12-12 बजे तक सोती रहेगी। घर में इतना सारा काम पड़ा है, कुछ काम तो कर ले। जब से आई है तब से पूरा दिन आराम ही करती रहती है। कमला चादर हटाकर मेघा के सर पर हाथ रखती है तो देखती है कि उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था और फिर भी वो मेघा पर जरा भी तरस नहीं खाती और उसे काम करने के लिए कहती है। मेघा मजबूरी में बिना कुछ बोले किचन में जाती है। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजती है और मेघा दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर उसका पति रमन था, जिसे देखकर मेघा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है और मेघा बेहोश हो जाती है। मेघा, मेघा, क्या हुआ तुम्हें? उठो। हे भगवान, इसका बदन तो पूरी तरह से बुखार से तप रहा है। माँ, माँ, जल्दी यहाँ आओ। अरे मेरा राजा बेटा आ गया। अरे वैसे क्या हो गया, यही सो गई क्या? अरे तुझे पता नहीं बेटा, ये कितनी ड्रामेबाज है। पूरा दिन कमरे में आराम करती रहती है, अब तू आ गया तो तुझे देखकर और ज्यादा ड्रामा कर रही है। माँ चुप रहो, आपको दिख नहीं रहा इसका बदन पूरी तरह से बुखार में तप रहा है? अरे वाह, तेरी बीबी की पड़ी है, अपनी माँ की नहीं पड़ी तुझे? माँ, ये वक्त आपसे बहस करने का नहीं है। रमन मेघा को अपनी गोद में उठाकर कमरे तक लेकर जाता है। तभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और मेघा का चेकअप करके डॉक्टर कहती है, ये क्या, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये क्या हुआ इन्हें जो इनका बदन बुखार से ऐसे तप रहा है? पता नहीं डॉक्टर साहब, जब मैं घर आया तो ये अचानक गिर गई। देखिए, मुझे लगता है सर्दी में ठंडे पानी में काम करने से या ज्यादा ठंड लगने से इन्हें निमोनिया हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें वो समय पर देते रहना। ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर अब डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और रमन अपनी माँ से पूरी बात पूछता है और मेघा की हालत ऐसे कैसे हुई ये सब भी जानता है। अपनी कसम देने के बाद रमन की माँ कमला उसे सब सच बताती है। सब सच सुनने के बाद रमन गुस्से में कमला से कहता है, माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर आपको मेघा पसंद नहीं थी तो आप मुझसे कहती, मैं इसे लेकर कहीं दूर चला जाता। लेकिन आपने मेरी गैर हाजिरी में उस पर ठंड के मौसम में इतने अत्याचार किए, आपको जरा भी रहम नहीं आई इस पर? अरे अरे मेरी बात तो सुन बेटा। नहीं माँ, अब और नहीं सुनना। मैं मेघा के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। अब आप आराम से इस घर में रहें। आपको आपकी दौलत, आपका घर मुबारक हो माँ। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। इस घर को और मुझे छोड़कर मत जा बेटा। कमला के लाख रोने धोने और माफी मांगने के बावजूद भी रमन उसकी एक नहीं सुनता और अपनी पत्नी मेघा को लेकर
उस घर से बहुत दूर चला जाता है और कमला हमेशा के लिए अकेली रह जाती है। रसिक महंगा सूट पहनकर अपने घर वालों के साथ एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की को देखने के लिए निकलता है। कुछ ही देर में जब वो लड़की के घर के सामने पहुंचता है तो इतना आलीशान घर देखकर वो दंग ही रह जाता है। माँ, ये घर तो बहुत बड़ा है। मतलब ये लोग सच में बहुत अमीर हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब इतना बड़ा और आलीशान घर किसी भिखारी का तो हो नहीं सकता। अब तो मैं इस घर से तेरा रिश्ता पक्का करके ही निकलूंगी। माँ, वो बात तो लड़की देखने के बाद तय होगी ना। हाँ तो घर के अंदर चल ना नास पीटे कि यहीं से खड़े खड़े लड़की दिख जाएगी। इतना कहकर मंगला उसके सर पर एक टपली मारती है, जिसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। घर के नौकर चाकर उन्हें चाय पानी पूछते हैं और लड़की के घर वाले भी उनकी खूब आओ भगत करते हैं। ये सब देखकर रसिक और उसकी माँ के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी दीपिका वहाँ आती है। उसे देखकर तो रसिक और उसकी माँ की खुशी हैरानी में बदल जाती है, क्योंकि दीपिका बहुत काली थी। बहन जी, यही है मेरी बेटी दीपिका। इतनी काली दीपिका? जी, आपने कुछ कहा? हाँ, वो कह रहा है कि कितना सुंदर नाम है तुम्हारा बेटी दीपिका, बिल्कुल हीरोइन के जैसा है ना रसिक? हाँ, माँ सही कह रही है, मैं यही कह रहा था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है। दीपिका रसिक से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन रसिक दीपिका से नजरें चुरा रहा होता है। तभी दीपिका और उसकी माँ रसोई से कुछ खाने को लेने जाते हैं। उनके जाते ही रसिक अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लड़की तो कोयले से भी काली है। मतलब अमीर होने के बाद भी ये काली कैसे हो सकती है? लेकिन 10 कोयले की खदान खरीद ले, इतना पैसा है इसके पास। उसका कालापन दिख रहा है तुझे? अरे अमीर है वो, ये नहीं दिख रहा? लेकिन माँ, इतनी काली लड़की से शादी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके बीच? अरे इतनी अमीर लड़की से शादी करेगा तो पैसे के आते ही इज्जत ना करने वाले भी इज्जत करेंगे नालायक। और पैसे वाले लोग चाहे काले हो या गोरे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर की बहू तो यही कलूटी बनेगी। दोनों माँ बेटे आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे कि तभी दीपिका और उसकी माँ विनीता हाथ में कुछ नाश्ता लिए वहाँ आ जाती हैं। ये लीजिए बहन जी, समोसे खाइए, खास आप लोगों के लिए बढ़िया हलवाई की दुकान से मंगवाए हैं। अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? हम यहाँ खाने पीने नहीं, लड़की पसंद करने आए हैं। हाँ, वो तो है ही। तो बताइए, मेरी दीपिका के बारे में आपकी क्या राय है? अब इसमें भला क्या राय बताना बहन जी, मुझे तो अपने घर में एक सुशील बहू चाहिए। जो गुण मुझे आपकी बेटी में नजर आ रहे हैं। मतलब आपको मेरे काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है आंटी जी, क्योंकि मुझे अपने लिए एक अच्छी सास चाहिए, ना कि पैसों की भूखी और लालची औरत। दीपिका की ये बात सुनकर मंगला हैरान रह जाती है। ये किस तरह बदतमीजी से बात कर रही है बेटी तू? ये बेटी कहकर नाटक करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी और आपके बेटे की सारी बात मैं सुन चुकी हूँ और पैसों के लिए शादी करने वाला पति मुझे नहीं चाहिए। अरे तो तुम जैसी कलूटी बीबी किसे चाहिए? काली होकर इतना घमंड है तुम में, कहीं गोरी होती तो ना जाने क्या होता। अरे मैं क्या, कोई भी तुमसे शादी करेगा ना तो तुम्हारी अमीरी देखकर करेगा, ना कि तुम्हारा काला रंग देखकर। चलो माँ। और क्या? और हाँ कर लो। दीपिका नाम रखने से तू दीपिका सी सुंदर नहीं हो जाएगी, आई बड़ी मेरे बेटे को ठुकराने वाली। इस तरह दीपिका के लिए एक और रिश्ता उसके काले रंग के कारण हाथ से चला जाता है। दीपिका एक बहुत ही अमीर परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका रंग काला था, जिस कारण जो भी रिश्ता उसके लिए आता वो उससे दहेज और पैसे के लिए ही शादी करने को हाँ कहती, जिसके कारण दीपिका खुद ही शादी के लिए मना कर दिया करती। पर उसकी माँ उसकी शादी ना होने से बहुत परेशान थी। ना जाने क्या लिखा है इस लड़की के भाग में, कहीं भी रिश्ते की बात ठीक से आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरी तो चिंता खत्म ही नहीं हो रही। माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं शादी नहीं करूँगी तो मर तो नहीं जाऊंगी ना? लेकिन तेरी शादी से पहले मैं मर गई तो दिक्कत हो जाएगी बेटी, इसीलिए अपने जीते जी तेरी डोली उठते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ, लड़का भी तो ऐसा होना चाहिए ना, जो मेरे रंग और पैसों को ना देखकर बस मुझे देखे। हे भगवान, अब ना जाने कहाँ होगा ऐसा लड़का। अगले दिन दीपिका किसी काम से अपनी कार लेकर एक दोस्त के घर जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। दोनों घर में बैठकर बातें कर रही थी, तभी बाहर से लोगों की लड़ने की आवाज आती है, तो दोनों बाहर निकलती हैं। ओहो, फिर से रोड जाम कर दिया इन लोगों ने। यार, तेरे मोहल्ले में हमेशा ऐसी ही चिल्लम चिल्ली होती रहती है क्या?
क्या कर सकते हैं यार, मैं तेरी जितनी अमीर होती ना तो इस शोरगुल मोहल्ले से अच्छा तेरी ही सोसाइटी में रह लेती। बस बस ताने मत दे और ये बता कि इस भीड़ में से मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूं? यार ऐसे में तो गाड़ी का निकलना मुश्किल है, तुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अरे नहीं यार, माँ के साथ मॉल जाना है, मैं गाड़ी यहीं छोड़कर जा रही हूँ, कुछ देर में मेरा ड्राइवर आके ले जाएगा। मैं ऐसे ही निकलने की कोशिश करती हूँ, फिर कोई टैक्सी या ऑटो कर लूंगी। अच्छा चल मैं निकलती हूँ, ओके बाय। तभी दीपिका पैदल ही वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूरी पर उसे एक ऑटो दिखाई देता है तो वो उसे हाथ दिखाकर रोकती है। जी मैडम कहिए, कहाँ जाना है आपको? उस ऑटो वाली लड़के को देखकर दीपिका जैसे उसमें खुश ही जाती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत हैंडसम था। यार एक ऑटो वाला इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? क्या हुआ मैडम, कहीं जाना है या मैं निकलूं? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे मार्केट जाना है। हाँ तो बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। दीपिका मुस्कुराते हुए अनीश के ऑटो में बैठ जाती है। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। दीपिका को पता चलता है कि अनीश बहुत ही गरीब है और अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए ऑटो चलाता है। अब समय बीतता है, एक दो बार इत्तेफाक से उनकी मुलाकात होती है। तब भी दीपिका उससे अपने अमीर होने का सच छुपा कर रखती है। एक रोज दीपिका अनीश के ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। अच्छा अनीश, वैसे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? शादी के लिए पैसे का होना भी तो जरूरी है दीपिका जी, जो मुझ गरीब ऑटो वाले के पास है नहीं। और वैसे भी कोई ऐसी लड़की भी तो होनी चाहिए जो मुझ गरीब की पत्नी बनना चाहे। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की आसानी से तुम्हें पसंद कर लेगी। दिक्कत तो मेरे लिए है, मैं गरीब भी हूँ और ऊपर से काली भी। तो क्या हुआ दीपिका जी, आपका दिल तो साफ है ना, और व्यवहार भी कितना अच्छा है आपका। वैसे हम इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं तो मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। दीपिका की ये बात सुनकर अनीश अचानक से ऑटो रोक देता है और ऑटो से उतर जाता है। तभी दीपिका भी बाहर आकर कहती है, अरे तुम डर क्यों गए, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ऐसा कहा, तुम भी मुझे पसंद करो ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बात वो नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बस कभी कह नहीं पाया। अनीश की ये बात सुनकर दीपिका को यकीन नहीं होता कि उसके अमीर होने की बात ना जानने के बाद भी अनीश उसे पसंद करता है और साथ ही अनीश को उसके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जानकर वो अनीश को गले से लगा लेती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद अनीश दीपिका से शादी करने की बात कहकर उसे अपने परिवार वालों से मिलवाता है, जिसके बाद दीपिका भी अनीश को अपने घर लेकर जाती है और उसे सच्चाई बताती है। हाँ, दीपिका ये घर तुम्हारा है और तुम अमीर हो, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो मेरे पैसे के लिए नहीं बल्कि बिना किसी लालच के लिए मुझसे शादी करे, और मुझे वो विश्वास तुमने दिलाया। हाँ बेटा, तुम भले ही गरीब हो लेकिन दिल के बहुत अमीर हो, जो मेरी बेटी के अमीर होने का सच ना जानकर भी उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो। आंटी जी, एक रिश्ते में पैसे नहीं, पति पत्नी के बीच का प्यार और विश्वास होना चाहिए, और मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह अब अनीश और दीपिका के परिवार वाले कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी करवा देते हैं और दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।